दोस्तों, जिस नेता के एक आह्वान पर इस देश के लोगों ने नोटबंदी को स्वीकार किया, लॉकडाउन को स्वीकार किया, बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाने से परहेज नहीं किया, अब उस नेता का इकबाल क्या खत्म हो चला है? और खासकर इस देश के नौजवानों के बीच, जेनजी के बीच, अब वो नेता बेबस और लाचार नजर आ रहा है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई, जिन परिस्थितियों में अच्छे दिनों की आस लगाने वाला वो व्यक्ति 12 सालों की सत्ता चलाने के बाद अब इस देश के सिस्टम के सहारे, सिस्टम के बीच से जिस नौजवान पीढ़ी को अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिशें 12 सालों से सतत रूप से चलाई गई, वो नौजवान पीढ़ी अब उसकी बात सुनने को आखिर क्यों तैयार नहीं? ये सवाल आज की तारीख में इस देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इस देश के अंदर जिस मोदी मैजिक को चलाने की बात हुई थी, वो मोदी मैजिक जेनजी ने करीब करीब खत्म सा कर दिया है। बात जंतर मंतर की ही नहीं है, बात इस देश के कोने कोने से, मुंबई से लेकर पटना तक, छोटे छोटे शहरों से जिस प्रकार से नौजवानों के प्रदर्शन की खबरें सामने आती जा रही है, उसके बाद तो अब ये साफ हो चला है कि इस देश के नौजवानों को अब किसी अच्छे दिनों की आस नहीं रही। और जब अच्छे दिनों की आस नहीं रही तो इसके पीछे की वजह क्या है? जंतर मंतर से शुरू हुआ, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अब देश में फैल चुका है। तमाम मुद्दे उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और सत्ता कहीं ना कहीं अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिशों में बातचीत दर बातचीत के बाद भी सफल नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे के कारणों तक पहुंचने के लिए कुछ बातों को याद कर लेना जरूरी हो जाता है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब कानून बनाने की बात कही गई थी, कानून बनाया भी गया था पेपर लीक के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें भी कही थी और 2026 में फिर पेपर लीक हो गया, फिर आंदोलन हुआ। उसके बाद जब कल प्रधानमंत्री आधी रात को देश के सामने आकर सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहते हुए नजर आए कि बहुत सख्त कानून बनाया जाएगा, तब लोगों को उस पर भरोसा आखिर क्यों नहीं हो रहा? दरअसल जिस रात प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे थे कि पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त कानून बनाया जाएगा, उसी दिन रात में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और दिन में न्यायालय में सबूतों के अभाव में पेपर लीक के पुराने आरोपी, नीट पेपर लीक के पुराने आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को बरी कर दिया गया। इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि सीबीआई सबूत नहीं जुटा पाई। इस हालात में इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी कैसे भरोसा करेगा? यही नरेंद्र मोदी के सामने इकबाल का संकट खड़ा कर रहा है। इकबाल का संकट इस तरह से खड़ा कर रहा है कि अब चाहे सोनम वांगचुक अनशन समाप्त करें, अब चाहे अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोच जनता पार्टी के साथी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचकर बातचीत करें, 3 में 2 प्रमुख मांगों पर समझौता होने की खबरें भी बाहर आने लगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है उस पर सरकार पीछे हटने को तैयार न दिखे, तो उसके बाद की परिस्थितियों में यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके के हाथ में भी रह नहीं जाता। कल मैं जंतर मंतर गया था और जंतर मंतर के माहौल को परखने की कोशिश की कि आखिर यह आंदोलन आखिर किसके हाथ में, कौन इस आंदोलन को चला रहा है, किसकी बात जनता मानने के लिए तैयार है। इस आंदोलन में कोई जेपी नहीं है, इस आंदोलन में कोई वीपी नहीं है, इस आंदोलन में कोई अन्ना नहीं है और इस आंदोलन के अंदर कोई एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट अब दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यह आंदोलन अब सामूहिक रूप से इस देश के जेनजी ने अपने हाथों में ले लिया। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप उस दायरे का सम्मान करते हुए इस देश के नौजवानों ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। तकरीबन 5-6 घंटे तक मैं जंतर मंतर पर रहा और जिस तरह से भीड़ आ रही थी वो भीड़ बिना किसी नेता के खुद में एक अनुशासित भीड़ नजर आ रही थी, सत्ता के खिलाफ नारे लगा रही थी। कई नारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं भी दिखे, लेकिन चूंकि ये नौजवानों की भीड़ है, स्वाभाविक है कि मर्यादाओं की उम्मीद जब इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं से लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है, तो भला इस देश के जेनजी से 18 साल से लेकर 30, 32, 35 साल तक के नौजवानों से कैसे उम्मीद की जा सकती? जंतर मंतर की स्थिति यह है
कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके यदि कह भी दे आंदोलन खत्म करने के लिए, तो यह आंदोलन खत्म हो जाए तो अभिजीत दीपके की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्रयोग है और उस सोशल मीडिया प्रयोग को इस देश के जेएनजी ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद जब वो आंदोलन करने के लिए उतरे, अनशन पर जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे, तब उस वक्त उनके साथ बहुत छोटी भीड़ दिखाई दे रही थी। जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे, राहुल गांधी लगातार बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के लोग लगातार बोल रहे थे, लेकिन इस आंदोलन ने जोर तब पकड़ा जब नीट का रिजल्ट आ गया। नीट के रिजल्ट के बाद भी इस देश के नौजवानों में संतुष्टि का भाव नजर नहीं आया, कहीं ना कहीं संदेह की गुंजाइश लोगों के भीतर बनी रही कि आखिर कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत एक समान कट ऑफ नहीं है। एक समान कट ऑफ चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, एसटी एसटी का हो, अलग अलग राज्यों में वेरी कर रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अलग अलग दिखाई दे रहा है। और इन सब के बावजूद नौजवान जिस ढंग की परीक्षा प्रणाली को चाहते हैं, उस परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अगर ये सिस्टम, एनटीए का सिस्टम खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सवाल यह है कि नौजवानों के पास विकल्प क्या था। आज बात विकल्प की नहीं है, आज बात यह है कि आखिर सरकार बात जो कर रही है उस बात करने का नतीजा क्या निकल रहा है। संसद के अंदर जो कोशिशें हो रही है उन कोशिशों का नतीजा क्या निकल रहा है। नतीजा तब निकलता है जब किसी नेता के हाथ में आंदोलन की कमान होती है और उस नेता के कहने पे आंदोलन खत्म हो जाता है, उस नेता के कहने पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, ये एक स्वतः स्फूर्त भीड़ मालूम हो रही है। आखिर पटना में कौन सा नेता है इस आंदोलन का? दिल्ली में लोग सोनम वांगचुक को चेहरा बता सकते थे, दिल्ली में लोग कॉकरोच जनता पार्टी को मुख्य ऑर्गेनाइजर बता सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रदर्शन जबलपुर में हो रहा है, अगर ये प्रदर्शन पटना में हो रहा है, अगर ये प्रदर्शन प्रयागराज या मोतिहारी में हो रहा है, अगर ये प्रदर्शन मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है, अगर ये प्रदर्शन जयपुर जोधपुर से लेकर इंदौर भोपाल में हो रहा है, नागपुर से लेकर बेंगलोर तक हो रहा है, छोटे छोटे कस्बे में ये प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस प्रदर्शन के पीछे न तो अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी संस्था है जो अन्ना आंदोलन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे हुए थी, और न ही अभिजीत दीपके के पास, न ही उनके साथ जुड़े हुए किसी के पास इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सांगठनिक ढांचा है जो पूरे देश में इस आंदोलन को नियंत्रित कर सके, पूरे देश में इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में रख सके। लेकिन फिर भी आंदोलन हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, और नौजवान जब सड़कों पर है तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस मोदी मैजिक को लेकर पिछले 12 सालों से बात हो रही थी, वो मोदी मैजिक अब जेनजी के तूफान में करीब करीब उड़ सा गया है। इस तूफान ने मोदी मैजिक को उड़ा दिया है, और मोदी मैजिक को जब इस तूफान ने हवा में उड़ा दिया है तो उसके बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता के पास विकल्प क्या है। सत्ता के पास जो विकल्प है, सत्ता उसे अपनाना नहीं चाहती। सत्ता के पास जो विकल्प है वो विकल्प ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा करा दिया जाए, छात्र नौजवानों की मांग को मान लिया जाए। लेकिन सत्ता वो इस्तीफा नहीं कराना चाहती। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी धर्मेंद्र प्रधान को राजनीतिक तौर पर कुर्बान नहीं करना चाहती, कैबिनेट की उनकी कुर्सी को खतरे में नहीं डालना चाहती। कारण क्या है? कारण दरअसल नरेंद्र मोदी की बनाई गई छवि है, वो छवि जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके इकोसिस्टम ने गोदी मीडिया के माध्यम से दिन रात प्रचारित करके पिछले 12 सालों में बनाया। 2019 के वर्ल्ड कप का वाकया मुझे याद है। एक गोदी एंकर या एंकराइन मुझे ठीक से याद नहीं है, वो अपने चैनल पर खबर चला रही थी, मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जिताने का काम खेल रहे 11 खिलाड़ियों के हाथ में होता है, न कि किसी प्रधानमंत्री के हाथ में। लेकिन इस देश के इकोसिस्टम के अंदर एक ही व्यक्ति इस देश का भाग्य विधाता, एक ही व्यक्ति इस देश का पोस्टर बॉय, एक ही व्यक्ति इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, और एक ही व्यक्ति इस देश के अंदर सब कुछ उसी के हाथ में है, उसी की कृपा से, उसी के द्वारा, उसी के इकबाल से, खेल से लेकर फिल्में तक, खेती से लेकर किसानी तक, छात्रों से लेकर नौजवानों तक, और इस देश के अंदर तमाम दूसरे कार्य जब एक व्यक्ति के नाम से होते हुए प्रदर्शित किए जाने लगे, तो आखिर जब गुस्सा भड़केगा तो वो गुस्सा आखिर किसके ऊपर फूटेगा?
वो गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर फूटेगा। लेकिन उस व्यक्ति के कैबिनेट का एक सदस्य राजनाथ सिंह ने वर्षों पहले कह दिया था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुख्य मुद्दा बना हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात अब नौजवानों के बीच नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की होने लगी है। सत्ता दरअसल इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई गई वो छवि एक झटके में ध्वस्त हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि उस छवि को बट्टा लग चुका है। क्योंकि बट्टा नहीं लगा होता तो जिसके एक इशारे पर लोग बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजा रहे थे, उनके एक इशारे पर प्रदर्शन भी खत्म हो सकता था। इस देश का नौजवान उनकी बातों को मान लेता। आज ये नहीं हो रहा। पूरा देश नोटबंदी में लाइन में लग गया, पूरा देश पैदल चलने के लिए लॉकडाउन में मजबूर हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कुछ सुनने को तब तैयार नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये फर्क आया है जेनजी के उफान के साथ और वैश्विक स्तर पर जेनजी में जिस प्रकार की निराशा अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से भर रही है, उसका भारतीय और लोकतांत्रिक स्वरूप जिस रूप में दिखा, वहां जंतर मंतर एक संकेत मात्र हो सकता है, लेकिन जंतर मंतर के आश्रय इस देश के आंदोलन और जेनजी की भावनाओं की कद्र होती हुई यदि नहीं दिख रही है, तो उसके बाद अभिजीत दीपके भी कुछ नहीं कर सकते, राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकते, नेहा वोरा भी कुछ नहीं कर सकती और सोनम वांगचुक भी कुछ नहीं कर सकते, और उनके साथ नेगोशिएशन के लिए जुड़े हुए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी कुछ नहीं कर सकते। ये स्थितियां देश के अंदर के माहौल को देखकर फिलहाल दिखाई दे रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सत्ता को यह लगता है कि अगर उनका इस्तीफा करा दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी की छवि पर बट्टा इसलिए लगेगा कि वो झुक गए, नौजवानों के सामने झुक गए, जबकि इसके पहले वो किसानों के सामने झुक चुके हैं। किसानों के सामने जब नरेंद्र मोदी ने झुकना स्वीकार किया, तब उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि हमारे द्वारा लाए गए किसान कानूनों को, उसके पीछे जो पवित्र भावना थी उससे हम किसान भाइयों को समझा नहीं सके, लिहाजा हम इसे वापस लेते हैं। 700 किसानों की जान गई। नीट परीक्षा से निराश होकर कुछ नौजवानों ने भी अपनी जान की आहुति दी है। किसी भी छात्र को अपनी जीवन लीला को इस तरह से समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये हो गया, उसके बाद जब भावनाएं उबाल पर आने लगी, तब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भावनाओं के सामने नरेंद्र मोदी की छवि, जो 56 इंच के सीने वाली छवि बनाई गई थी, वो सीधे सीधे जनता के बीच एक कॉम्प्रोमाइज छवि न चली जाए, इसकी आशंका साफ साफ दिखाई दे रही है भाजपा के नीति नियंताओं को कि अगर किसानों की तरह इस बार भी झुक गए नौजवानों के सामने तो क्या होगा, कैसे चुनाव में, अगले चुनाव में, राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी की उस छवि की रीब्रांडिंग की जा सकेगी, कैसे की जा सकेगी? नहीं हो पाएगा। किसान और नौजवान इस देश के महत्वपूर्ण पिलर हैं। किसानों के बीच इस छवि का बटाधार पहले ही हो चुका है, तभी जहां भी इस देश में हरित क्रांति मजबूती से आई, वहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और 400 पार का नारा 240 आते आते टाए टाए फिस होता हुआ दिखाई दिया। अकेले दम बहुमत तक नहीं मिला, पार्टियां तोड़ने की नौबत आने लगी। नानी फैक्टर के हाथ में सरकार की अपरोक्ष कमान कुछ महीनों तक रही, क्योंकि नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश इस सरकार के लिए लंबे अरसे तक अपरिहार्य बने रह गए। आज की स्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो नरेंद्र मोदी की छवि पर आंच आती है, उस छवि पर, लोकतांत्रिक छवि पर नहीं, उस छवि पर आंच आती है जिस छवि को गोदी मीडिया के माध्यम से और बीजेपी के इकोसिस्टम के माध्यम से गढ़ा गया। और अगर सरकार उनका इस्तीफा नहीं कराती है, फिर इस आंदोलन को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। आंदोलन को रोकना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अभिजीत दीपके यदि कह भी दे कि नौजवान अनशन समाप्त कर दें, छात्र अनशन समाप्त कर दें, तो क्या यह अनशन समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस देश के नौजवान सड़क पर उतरने बंद हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि सरकार के आश्वासन पर वो भरोसा कर ले। लेकिन सरकार के आश्वासन पर भरोसा करने की परिस्थितियां होती तो आखिर वो धरने तक ही क्यों जाते, आखिर वो सड़क पर ही क्यों आते? ये स्थिति बनी हुई है जिसमें अमित शाह का प्रबंधन भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की छवि और उनका इकबाल भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा आगे जाकर और खुलकर बोलने की कोशिश करें
तो ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि आज की तारीख में मोदी मैजिक के सहारे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया आने वाले वक्त में पार लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसानों के गुस्से ने भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ लोकसभा में बहुमत छीना था। अब उसमें नौजवानों का गुस्सा, जो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जहां किसान आंदोलन मजबूत है, जहां लोकसभा चुनाव में प्रभाव दिखा था, वहीं तक नौजवानों का गुस्सा सीमित नहीं है। जहानाबाद में जो हुआ वो दुखद है, नहीं होना चाहिए था। विधायकों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पेपर लीक भी तो नहीं होना चाहिए था। पेपर लीक के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी बर्खास्तगी भी तो होनी चाहिए थी। आखिर एनटीए के प्रेसिडेंट के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों लाया गया जो व्यक्ति इस देश की परीक्षाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करा पाएगा? इस पर पहले से सवालिया निशान थे कि चाहे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में उसकी भूमिका रही हो या फिर उसके बाद की परिस्थितियां दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हो। अब तो शिक्षा सचिव को भी बदल दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया, शिक्षा सचिव को बदल दिया गया। शिक्षा सचिव को बदल के जिन महानुभावों को वहां पर लाया गया, उन महानुभावों के ऊपर कुछ दिनों पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी की थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत खीरा रोपने के लिए, खीरे की खेती के लिए 1,16,00,000 रुपए की सब्सिडी उन्होंने खुद अपने परिवार के नाम पर उनके अपने विभाग से ले ली, जब वो किसी मंत्रालय में कार्यरत थे। यानी किसी मंत्रालय जो योजना ला रहा था, उस योजना में 1,16,00,000 की सब्सिडी खुद विभागीय सचिव उठा रहे थे, उनके परिवार के लोग उठा रहे थे, और विभागीय राज्य मंत्री 99 लाख की सब्सिडी उठा रहे थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत यह सब हो रहा था। ऐसे में कौन भरोसा करेगा? सवाल तो नरेंद्र मोदी सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या रेल दुर्घटना के वक्त जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो क्या उससे जवाहरलाल नेहरू की छवि पर असर पड़ गया? सत्ता का इकबाल उसने बढ़ा दिया उस घटना ने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गैसल रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो क्या उससे अटल बिहारी वाजपेयी की साख पर बट्टा लग गया? नहीं लगा। नीतीश कुमार और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों की छवि को उसने बरकरार रखा, लेकिन तब वो छवि निर्माण की अलग प्रक्रिया से गुजरने वाला दौर था। आज का दौर छवि निर्माण की प्रक्रिया को ही 56 इंच की छाती से जोड़ने वाला दौर है। और इस दौर के भीतर जब परसेप्शन बदला गया, 12 सालों के दरमियान लोगों की कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशें हुई, लोगों के मिजाज को, सोच को सत्ता अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करने लगी, तो उसमें कामयाबी बहुत लंबे अरसे तक नहीं मिलनी थी दोस्तों। जितने दिनों तक मिल गई 10-12 सालों तक, ये अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन चमत्कार को नमस्कार करने की कोशिशें 10-12 सालों से आगे भी होती हुई दिखाई दे, ये बात सत्ता को भी समझनी चाहिए थी, नौजवानों को भी समझना चाहिए था और इस देश के मिजाज को भी समझना चाहिए था। दरअसल नौजवानों ने तो इस मिजाज को काफी हद तक समझा, सत्ता ने इसे समझने में भूल कर दी। दुनिया में कोई भी सत्ता हो, चाहे वो लोकतंत्र के सहारे आई हो, चाहे वो किसी दूसरे रास्ते से आई हो, सत्ता को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आज के दौर में या पहले के भी किसी दौर में कोई ऐसा इतिहास आमतौर पर नहीं मिलता कि संघर्ष कभी पीछे लौटता। याद रखिए, संघर्ष कभी पीछे नहीं लौटता, सत्ता हमेशा संघर्ष के सामने पीछे लौटती हुई दिखाई देती है। ये सत्ता पीछे लौटने को अपने इकबाल और अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है, लिहाजा डेडलॉक बना हुआ है। और जब डेडलॉक बना हुआ है, जब कोई रास्ता बीच का निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इंतजार कीजिए अगले 24-48 घंटों पर कि उस समय क्या बल प्रयोग के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म कराया जाएगा। बल प्रयोग के माध्यम से जंतर मंतर पर खत्म कराया जा सकता है, लेकिन क्या देश के दूसरे हिस्सों में जो चल रहा है उस पर इसका असर होगा? क्योंकि अब ये जंतर मंतर तक सीमित रहा ही नहीं है, इस बात को सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद है जितनी जल्दी समझ जाए वो बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि अंततः लोकतंत्र की जो मूलभूत परिभाषा होती है वो जनता के लिए, जनता का और जनता के ऊपर शासन की होती है। जनता के द्वारा जनता के ऊपर
शासन की होती है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल की अवधारणा पर लोकतंत्र आधारित होता है, लेकिन उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को मौजूदा सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखती। उसे लगता है कि बंगाल के आंदोलन को, बंगाल में अगर जेएनजी सड़क पर उतर रहा है, उससे बंगाल में अब जो भाजपा की सरकार बनी है वो उसे दबा देगी, सत्ता के बल प्रयोग से दबा देगी। बिहार में जो सरकार बनी है वो सरकार पटना से लेकर मोतिहारी, पूर्णिया, दरभंगा और कस्बे कस्बे में हो रहे जेएनजी के इस पेपर लीक के मुद्दे के साथ शुरू हुए आंदोलन को दबा देगी। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वो दबा देगी। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, वो दबा देगी। दरअसल सत्ता के सहारे आंदोलनों को दबा देने वाली जो मानसिकता है, उस मानसिकता से जब तक सत्ता और उसका इकोसिस्टम बाहर नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन रुक जाए या इसका प्रभाव खत्म हो जाए, पक्के तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मुख्य आरोपी जो पेपर लीक के मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसे सीबीआई द्वारा सजायाफ्ता नहीं कराया जाना और उसका बरी हो जाना और इस आंदोलन के चलने के दौर में उसका बरी हो जाना, ये अपने आप में जांच एजेंसियों पर सवाल है, नरेंद्र मोदी की सत्ता पर सवाल है, सिस्टम पर सवाल है और नरेंद्र मोदी के इकबाल पर तो सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि आप किसी भी कानून की बात करें, सख्त से सख्त कानून की बात करें, लोग अक्सर इतिहास देखते हैं कि आपने पूर्व में जो वादे किए थे, पूर्व में जो कानून बनाए थे, उनका क्या हुआ था। वही हुआ था कि पेपर लीक रोकने के लिए जो कानून आपने बनाया था, उस कानून के रहते हुए संजीव मुखिया को सीबीआई सजा नहीं दिलवा पाई, न्यायालय को बरी करना पड़ गया। तो जिस नए कानून की बात प्रधानमंत्री आधी रात को आकर कर रहे थे, उस पर आखिर कैसे इस देश का जेएनजी भरोसा करेगा? आखिर उसे भरोसा कौन दिलाएगा? भरोसा वही लोग दिला सकते हैं जिनके एक इशारे पर लोग ताली और थाली पीटने के लिए मजबूर हो जाते थे, खुशी खुशी दरअसल स्वीकार कर लेते थे और लाइन में लगना भी लोग स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आज लाइन तो जंतर मंतर के बाहर भी लगी हुई नहीं दिखती, देश के दूसरे हिस्सों में भी लाइन लगी हुई नहीं दिखती, क्योंकि नौजवानों के भीतर सत्ता के ऊपर भरोसा उठ सा गया है। देखते हैं इस भरोसे को बहाल किया जा सकता है या नहीं बहाल किया जा सकता है। इतना जरूर है और खुशी की बात यह है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, ये एक स्थिर लोकतांत्रिक देश है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ जनता का भरोसा भले ही उठ सा गया हो, संविधान और के प्रति, सिस्टम के प्रति और भारत देश के प्रति इस देश का नौजवान अब भी पूरी निष्ठा के साथ भरोसा रखता है। और संविधान के प्रति जिन लोगों ने शपथ ली है, वो भले ही अपनी शपथ को लेकर के अपनी शपथ का पालन करते हुए दिखाई दे या ना दे, इस देश का आम नागरिक संविधान की मूल प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकार और स्वीकार करते हैं, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों पर चलने की बात करते हैं, उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी इस आंदोलन का स्वरूप किसी नेता के नहीं होने के बावजूद नेता विहीन आंदोलन को इतना अनुशासित रख लिया जाए, ये तभी संभव हो पा रहा है। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।